आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज मैं बहुत ही शानदार क्राइम की स्टोरी उस पर मैं आपको बताऊंगा, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो बात इतनी सी है कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा, ये हर कोई सोच रहा होगा कि भाई बांग्लादेश अब किस तरफ जाएगा। तो बात करेंगे बांग्लादेश की ही हम बात करेंगे आज। देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ है वो शेख हसीना की गलती है। इनके जो बेटे हैं शेख वाजिब जॉय, उनका आप इंटरव्यू देखिए। उन्होंने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बोली है। पहली बात, अब शेख हसीना दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि शेख हसीना ने बहुत कुछ किया। ये बिल्कुल सही बात है कि शेख हसीना के समय बांग्लादेश काफ़ी ऊपर गया, आर्थिक तरक्की की, काफ़ी अच्छा टेन्योर रहा था। तीसरी बात उन्होंने बोली है कि अब माइनॉरिटीज़ के लिए खतरा है। ये भारत को समझना पड़ेगा। 17 करोड़ की पॉपुलेशन है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो मुस्लिम्स थे वो 77% थे और 23% हिंदू थे। आज 91% मुस्लिम्स हैं वहाँ पे। 7-8% के करीब वो मुस्लिम्स हिंदू हैं। यानी कि 17 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ जो है वो माइनॉरिटीज़ हैं। वो माइट बी पॉसिबल, शायद इंडिया आ सकते हैं। अब ये डिपेंड होगा कि बांग्लादेश कैसे जाएगा आगे। अभी अराजकता का माहौल है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने लिटन दास, एक्चुअली मैंने न्यूज़ देखी तो उसमें था कि लिटन दास का घर फूंक दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बताया गया कि लिटन दास का घर नहीं फूंका गया। मशरफ मुर्तज़ा जो कि एमपी हैं, एक बहुत बड़े क्रिकेटर, खैर वो भी गलत है, उनका घर फूंक दिया गया है। तो लिटन दास का घर नहीं फूंका गया। लेकिन दोस्तों, हमको समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और इसका जो भविष्य है वो पर्सनली, अगर आप मेरी बात, मतलब मैं अगर बोलूँ, जितना मैं एनालाइज़ किया हूँ इतने समय से, और आमतौर पे 90% तो मेरी बात सही ही होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। ये दिक्कत पैदा हो सकती है और आगे आने वाले समय में बांग्लादेश में दिक्कतें ही बढ़ेंगी, क्योंकि बांग्लादेश अब ओपन ग्राउंड बन गया है बाहरी ताकतों का। हेनरी किसिंगर ने बोला था ना कि अमेरिका से दुश्मनी जो है, अमेरिका से दोस्ती जो है बड़ी खतरनाक साबित होती है। अमेरिका को एक ओपन इंडेड एनीथिंग, मतलब कह रहे हैं ना कि अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, इन तीनों को, अभी मैंने लेक्चर किया था क्या इन देशों का हाथ है, लेकिन इन तीनों को एक प्लेग्राउंड मिल गया है। अब देखिए क्या हो रहा है। ये बहुत अच्छा था, लेकिन बांग्लादेश का फ्यूचर कैसा होगा उसे समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा 10,000 MCQ का कोर्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब से 50 बच्चों के लिए ये 10,000 कूपन कोड रह गया। 500 एक्स्ट्रा ऑफ है। 999 का ये कोर्स है, तो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। 1 साल की वैलिडिटी 4 से 5 महीने में हम खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले जो बांग्लादेश में टर्मोइल है, ठीक है, फ्यूचर क्या होगा, तो फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। फ्यूचर डिपेंड करता है यहां पे पॉलिटिक्स पे। अब देखो, यहां पे इनके जो शेख हसीना के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि शेख हसीना वापस नहीं आने वाली। पहले बांग्लादेश का थोड़ा सा इतिहास समझ लीजिए। बांग्लादेश जो है, पहले ये बंगाल था, पूरा एरिया बंगाल था। बंगाल प्रेसिडेंसी थी जो कि ब्रिटिशर के पास थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन इसको डिवाइड कर दिया। अगर ससुरा ये लॉर्ड कर्जन नहीं आता ना तो बंगाल ऐसे ही रहता, तो ये पूरा बंगाल होता, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल नहीं, पूरा बंगाल होता ये, ठीक है ना। बट लॉर्ड कर्जन ने इसको डिवाइड कर दिया। लोग एक है, सब कुछ एक है। आज़ादी के बाद ये हिस्सा बट गया। जब इस बात पे डेडलॉक था कि आखिरकार जो भारत है, भारत का बंटवारा होकर रहेगा, तो एक पाकिस्तान की बात बोली गई। तो कांग्रेस, ब्रिटिशर और जिन्ना के बीच में डेडलॉक क्रिएट हो गया। तो बाद में फाइनली जो माउंट बैटन प्लान आया उसमें यही था कि एक तो भारत बनेगा, एक पाकिस्तान है, और जो प्रिंसली स्टेट है वो ये चूज कर सकते हैं कि वो भारत के साथ रहेंगे कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो उसमें पाकिस्तान कैसे बना, एक तरफ बना पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, जिसको वेस्ट पाकिस्तान बोला गया। यहां पर बेसिकली रेफरेंडम करवाए गए थे, जो जहां मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं उसको हम घोषित कर देंगे कौन सा, पाकिस्तान। और 77% उस समय मुस्लिम आबादी थी। कहां की, बंगाल, मतलब ईस्ट बंगाल की, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बना, समझ रहे हो। तो ऐसे बना, इधर वेस्ट इधर ईस्ट। अब जैसे ही सत्ता आई, ध्यान से समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूं वही आज हो रहा है, एग्जैक्ट वो रिपीटिशन देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जैसे ही ये बात है, यहां पे शेख मुजीबुर रहमान उस समय स्टूडेंट लीडर थे, आवामी लीग बनाई उन्होंने। आवामी लीग क्यों बनाई, क्योंकि जिन्ना ने तुरंत अगले साल जैसे ही ये बंटवारा हुआ, उन्होंने कहा कि उर्दू लगा दो। अब उन्होंने कहा कि हम भैया, भाषा बहुत एक सेंसिटिव इशू रहता है, तो हम सब बंगाली में करते हैं, भाषा कैसे उर्दू लगा सकते हो। तो बहुत प्रोटेस्ट हुए। अब उसके बाद
ईस्ट पाकिस्तान के हालात बहुत बदतर कर दिए, जो आज का बांग्लादेश है। सारे रिसोर्सेज ले जाते थे वहाँ से, इनको कुछ नहीं देते थे, एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह इनको ट्रीट किया जाता था। उस समय जमाते इस्लामी पार्टी जो पाकिस्तान के साथ काम करते थे, ठीक है ना, उन्होंने काफ़ी बर्बरता की यहाँ के लोगों के साथ। 1970 में फिर जब इलेक्शन हुए तो शेख मुजीबुर रहमान पूरे पाकिस्तान में जीत गए। पाकिस्तान को ये पसंद नहीं है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। इतिहास का सबसे ज़्यादा बलात्कार, सबसे ज़्यादा बर्बरता उस समय पाकिस्तानी फ़ौजों ने की। ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया, और जैसा आज आंदोलन है उस समय ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ। भारत ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया। 1971 में बदायूं बांग्लादेश हुआ, 13 दिन के अंदर उन्होंने देश बना दिया। शेख मुजीबुर रहमान ने उस समय बड़ी यातनाएं झेली थी, और उस समय वो बहुत बड़े लीडर बन के सामने आए। अब क्या हुआ कि देखिए, जो शेख मुजीबुर रहमान डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे आए थे, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे आए थे, उसका ही उन्होंने बाद में हनन करना शुरू कर दिया। वो एक डिक्टेटरशिप ले आए। जो पाकिस्तान कर रहा था वो शेख मुजीबुर रहमान ने 3 साल बाद करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि 1975 15 अगस्त, हाँ आज़ादी का दिन 1975, आर्मी ने तख्ता पलट किया। आर्मी दंदनाते हुए शेख मुजीबुर रहमान के घर पे गई, उन पूरे परिवार को खत्म कर दिया, उनके 10 साल के पोते तक को नहीं छोड़ा। उस समय बहुत निर्मम हत्या की थी। जो उनकी बेटी थी शेख हसीना और शेख रेहाना, जो शेख हसीना की बहन, 2 बेटियां, वो वेस्ट जर्मनी में थी, बच गई। फिर उसके बाद शेख हसीना सिर्फ यही परिवार की बची थी, और शेख रेहाना जो है वो दिल्ली आई, दोनों दिल्ली आई। अब 15 साल तक जिया और रहमान जो आर्मी के चीफ थे, उनकी विधवा है खालिदा जिया, वो जो है वो 15 साल तक उन्होंने राज किया। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि भारत और पूरी दुनिया का प्रेशर रहा। इलेक्शन हुए 1990 में, और 1991 में फिर शेख हसीना आई, ठीक है, ये हुआ। फिर 1996 तक रही, फिर 2001 तक रही, ठीक है, और 2001 से 2006 तक क्या खालिदा जिया रही। यानी कि 1990s के बाद से डेमोक्रेसी हमको देखने को मिलती है। लेकिन 2006 से लेकर 2008 तक फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, आर्मी का टेक ओवर। अब समझिए मेरी बात को, उस समय भारत ने बड़ा शेख हसीना के ऊपर खतरा था। शेख हसीना जीत गई थी, बट पावर उनको नहीं ट्रांसफर किया गया था, और शेख हसीना के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा था कि उस समय मार दी जाएंगी। भारत ने उस समय प्रेशर बनाया था। भारत ने बोला था कि भारत ने पैराट्रूपर्स उतार दिए थे बांग्लादेश में। भारत ने कहा था कि अगर आप ऐसे मतलब इस तरीके की हरकतें करते हो तो हमारी आर्मी तैयार है, और भारत ने पैराट्रूपर्स उतार दिए थे। अब इसका नतीजा पता क्या हुआ? समझ लीजिए कि बांग्लादेश आर्मी पीछे हट गई, राइट। और तब से लेकर अभी तक शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत सारे प्रोजेक्ट, नाम का बॉर्डर रहा, सब कुछ बढ़िया रहा। खालिदा जिया जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी, वो जेल में बंद, बाद में उनको नजरबंद कर दिया। जमात इस्लामी जो कट्टर संगठन थे उनको बैन लगाया। लेकिन दोस्तों 2020 के बाद से हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश में एक नए बांग्लादेश का उसमें जन्म हुआ, कट्टरता फैलने लगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। जमात इस्लामी का उदय। अच्छा, शेख हसीना का पिछले टर्म में ही पता चल गया था कि इनकी जो हालात है वो बहुत ख़राब है। अभी इलेक्शन हुए शेख हसीना के, शेख हसीना ने पूरे ऑपोजिशन को दबा दिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छोड़ा नहीं, बहुत टॉर्चर किया, कोई ऑपोजिशन था नहीं। अब वो खाली दिखाने के लिए था, लगा कि हाँ बहुत बढ़िया है, इन्होंने तो बाजी मार ली इलेक्शन जीत के, बट वो सिर्फ दिखाने के लिए था। शेख हसीना प्रधानमंत्री तो बन गई, लोगों का सपोर्ट नहीं था। अब देखिए क्या होता है। अमेरिका, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अमेरिका ने उस समय ये, अब देखिए बोला, वैसे अमेरिका का नाम तो नहीं लिया था, बोला था, ये बताया गया था कि सफ़ेद चमड़ी वाला देश अमेरिका ही था, ये सबको पता है। CIA एक बहुत खतरनाक संगठन है। CIA जो है, भले ही भारत अमेरिका का अभी दोस्त है, लेकिन जैसा कि हिंदी के सिंगर ने बोला था कि अमेरिका से दोस्ती आपको भारी पड़ सकती है, हर देश को ये चेतावनी थी। तो आप ये समझिए कि अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश में बेस बना दे, एयरबेस बना दे, बट ऐसा हुआ नहीं, शेख हसीना ने मना कर दिया। तो उसके बाद कोर्ट का डिसीजन आ जाता है। अब देखिए कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट रिजर्वेशन पे था, रिजर्वेशन पे बेसिकली मेन इशू बांग्लादेश का रिजर्वेशन था, उस पे आया कि 30% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। हो सकता है कोर्ट के जज कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, वी डोंट नो। एक सोची समझी साजिश हमको देखने को मिल सकती है। इनके बेटे शेख हसीना ने ये बोला है, बेटे ने, कि एक छोटे गुट की वजह से मेरी जो माँ है उनको इस्तीफा देना पड़ गया, ठीक है ना, और वो पॉलिटिक्स में वापस नहीं आएंगी, बहुत दुख है। 3 मांगे रखी थी शेख हसीना ने देश छोड़ने से पहले, कि पहली बात मैं मैसेज रिकॉर्ड कर पाऊँ, आर्मी ने मना कर दिया। दूसरा, जो बैग्स गए थे, 30 बैग लेके आई है, उन सबकी चेकिंग हुई, ठीक है ना, कोई पैसे कुछ नहीं, सोना वोना कुछ नहीं ले जा सकती हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि आर्मी, जो भी शेख हसीना ने उनसे बोला, तो समझिए आर्मी ने नकार दिया, कोई डिमांड नहीं मानी, मतलब बहुत ही बेइज्जत करके शेख हसीना को बाहर निकाला है देश से, ठीक है ना। तो इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। तो अमेरिका ने साफ साफ बोला था, तो शेख हसीना ने मना कर दिया, माइट बी पॉसिबल जज कॉम्प्रोमाइज हो। अच्छा, चाइना एंगल देख लो, चाइना भी यही काम कर रहा था सेम।
अभी जो शेख हसीना का चाइना का दौरा हुआ था बहुत अच्छा नहीं रहा था, ठीक है ना, और एक दिन पहले ही शेख हसीना वापस आ गई थी, तो चाइना भी हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हो, राइट। और तीसरा जो जमात इस्लामी है वो भी यहां पे एक्टिव है, पाकिस्तान को उसमें डायरेक्टली दखल है। पाकिस्तान और आईएसआई दोनों मिलके जमात इस्लामी को सपोर्ट करती हैं। जमात इस्लामी अभी पिछले 2 साल में आपने जो वहां पे हिंदू रहते हैं उनके खिलाफ हिंसा देखी, उनके मंदिरों पे हिंसा देखी, उसमें जमात इस्लामी शामिल था। शेख हसीना थी तो एक्शन हो गया, अब मुझे नहीं पता एक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अब पॉलिटिक्स में देखिए कौन कौन है, यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड किया। अब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट को लीड किया, यहां पे शेख हसीना ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि इन स्टूडेंट को बोल दिया रजाकार, यानी कि आतंकवादी, यानी कि एंटी नेशनल। शेख हसीना ने जहां पे सिचुएशन समझ सकती थी शेख हसीना की सिचुएशन, अगर वो थोड़ा समझदारी से काम लेती। दूसरा पॉइंट यहां पे ये बोला जा रहा है कि अवामी लीग में ही कुछ ऐसे लोग घुस गए थे जो कि शेख हसीना के खिलाफ काम कर रहे थे, जो कि बहुत गलत एडवाइस दी, और शेख हसीना उस एडवाइस पे चली गई और उसका पतन हो गया। तो स्टूडेंट जो है भाई, शेख हसीना का जो उनका छात्र संगठन है अवामी लीग का, उसको उनको गुंडे हैं बेसिकली, उनको बंदूक दे दी, बोला मारो सबको। तो आप ये समझिए कि शेख हसीना ने एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डिसेंट को खत्म कर दिया। स्टूडेंट ने बोला 9 पॉइंट प्रोग्राम से 1 पॉइंट प्रोग्राम को शेख हसीना इस्तीफा दे और इनके ऊपर अदालती कार्रवाई। तो ये तो नामुमकिन है, ये तो एक ऐसी डिमांड थी जो कोई लीडर एक्सेप्ट नहीं करेगा। शेख हसीना का पतन का कारण बना। दूसरा जो है इसमें है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। देखिए बीएनपी जो है इस समय खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है, सबसे पहले यही किया। तो आप देख सकते हैं कि खालिदा जिया प्रो चाइना रही हैं और उनको तुरंत ही रिलीज किया गया। तो बीएनपी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तीसरा जो है वो जमात इस्लामी। अब जमात इस्लामी पाकिस्तानी बैक्ड ये भी एक संगठन है। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? समझ में आपको पता है क्या आ रहा है? ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट नहीं है ये, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। इनका ग्रुप तीनों जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या है? बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है, हर कोई लूटपाट मचा रहा है, जिसको जो मिल रहा है वो लूट ले रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। चाइना ने ऑलरेडी बोल रहा है नुकसान कर दो पब्लिक प्रॉपर्टी का, कोई दिक्कत नहीं, हम पैसा दे देंगे बाद में, ठीक है ना। अब उसके बाद है आर्मी। दूसरा एंगल जो आपको देखना है आर्मी। देखिए आर्मी इस समय सबसे ज्यादा खुश है। 1 महीने पहले वकार जमान आए और उन्होंने शेख हसीना उनको लेके आई थी, और उसके तुरंत बाद 20 दिन बाद, मतलब 3 हफ्ते बाद हम ये देखते हैं कि प्रोटेस्ट शुरू हो गए। तो आर्मी बहुत खुश है, क्योंकि ये कहते हैं ना तख्ता पलट बहुत ही आसान हो गया उनके लिए, आर्मी को मेहनत नहीं करनी पड़ी। और देश की आर्मी यही तो देखती है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप का इतिहास रहता है, कि बस किसी तरीके से ऐसा कुछ हो जाए। प्रोटेस्ट किया स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, तो आर्मी ने क्या कि भैया देखो हम यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शेख हसीना जो है गोली चलवा रही है, हम इनको नहीं मारेंगे। तो एक तरीके से जो लोग हैं आंखों का तारा बन गई इस समय आर्मी। दूसरा, आर्मी ने साफ साफ बोल दिया कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी कि एक तरीके से सरकार जो है वो हमारी नहीं चलेगी, हम सारे ऑपोजिशन पार्टी से बात कर रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आर्मी जो है इस चीज को संभाल ले जाए, अगर इंटरिम गवर्नमेंट बना दे तो चीजें समझ जाएंगी, स्थिति सुधर जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहां पे मेन जो भविष्य कैसा होगा वो आर्मी के ऊपर बांग्लादेश की डिपेंड करता है कि आर्मी का स्टैंड क्या रहता है। मुझे लगता है आर्मी का स्टैंड यही रहेगा, वेट एंड वॉच, ठीक है ना। अभी जो अराजकता फैली है, एक लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है वहां पे, तो यहां कंट्रोल करने की जरूरत है। इन तीनों में से कोई लीडर को सामने आना चाहिए जो बोले कि अब हिंसा रोकिए। देखिए यहां पे रिजर्वेशन का इशू था, बट सुप्रीम कोर्ट ने तो स्ट्रक डाउन कर दिया। 93% रिजर्वेशन बोला कि अब खाली 7% रिजर्वेशन रहेगा, तब भी हिंसा नहीं रुकी। तो आप ये समझ लीजिए कि यहां रिजर्वेशन की सिर्फ बात नहीं थी, यहां पे पॉलिटिक्स की बात थी कि आप हम शेख हसीना को हटा के रहेंगे चाहे जो हो जाए। ये तो एक इमीडिएट कॉस्ट है, एक चिंगारी थी, बस एक मौका मिल गया। और ये किसने करवाया है? हाईकोर्ट के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करवाया जा सकता है आसानी से, हर कोई बिकने को तैयार रहता है। चाइना है, अमेरिका है, वी डोंट नो, लेकिन बाहरी ताकतें इसमें देयर इज अ वेरी वेरी बिग पॉसिबिलिटी, क्योंकि शेख हसीना के चाइना और भारत से अच्छे संबंध थे, अमेरिका बिल्कुल पसंद, वेस्टर्न नेशन से उनके बहुत अच्छे संबंध नहीं थे और वो उनको पसंद भी नहीं करती थी, लेकिन पब्लिक सपोर्ट था, भारत का सपोर्ट था, इसलिए अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहा कि हर कोई इनके खिलाफ। तो एक आर्मी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, समझ रहे हो। और तीसरा फैक्टर है इंडिया। देखिए फ्यूचर जो है, भारत
एक बहुत बड़े डायलेमा में है, बहुत चिंता में है। क्या होगा फ्यूचर, क्योंकि भारत ने बहुत इन्वेस्ट करके रखा है, भारत के सारे दोस्त जा चुके हैं म्यांमार में। चाइना का, अब देखिए भारत के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं है तो भारत के साथ भी नहीं है। भारत को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि कंट्रोल चाइना का है, आप समझ रहे हो। तो म्यांमार हो गया, नेपाल भी आप देख ही सकते हो चाइना की गोद में जाके बैठा है। बांग्लादेश इकलौता एक अच्छा देश, बड़ा देश, स्ट्रैटेजिक देश, वो भी चला गया हमारे हाथ से, ठीक है। इधर श्रीलंका की बात करें, उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो कोई देश टेक्निकली अब बचा नहीं। भूटान एक भारत का ही प्रोटेक्टोरेट है, ठीक है ना। तो हालात जो हैं भारत के अच्छे नहीं है इस समय, किस्मत ने भारत का बिल्कुल साथ नहीं दिया है। और इस समय सबसे खुश चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका, ठीक है ना। पाकिस्तान का तो चलो ठीक भी है, लेकिन जो फ्यूचर है वो मान के चलिए कि वो इंडिया को बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि यहाँ के लीडर्स जो हैं वो कैसे भारत के साथ पेश आते हैं। भारत की ज़रूरत है डेफिनेटली, बट खालिदा जिया जो बीएनपी है, इनकी बीएनपी पार्टी डेफिनेटली 110% सपोर्ट करेगी चाइना को। तो एक तरीके से भारत के खिलाफ स्टूडेंट शायद भारत को सपोर्ट कर दे, बट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि भारत के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चली थी, राइट। और क्योंकि शेख हसीना भारत में ही आई हैं, भारत में शरण ली है, तो भारत के लिए बहुत अच्छा स्टैंड नहीं है, तो स्टूडेंट भी गया, ठीक है ना। तीसरा आर्मी, देखिए आर्मी का कुछ कह नहीं सकते, आर्मी के पास सत्ता है। अगेन भारत के जब शेख हसीना को सपोर्ट करेगा तो मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। हालांकि भारत को शरण देनी चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे लगता है बिल्कुल देनी चाहिए, ठीक है ना। कल मैंने बोला था ठीक डिसीजन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने इस पर विचार किया कि भारत को शेख हसीना को शरण बिल्कुल देनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमने ऐसे बहुत सारे नेताओं को शरण दी है, ठीक है ना। लेकिन अब एसाइलम पता नहीं, क्योंकि हो सकता है लंदन के लिए, हालांकि इनके बेटे कह रहे कि लंदन के कहीं नहीं जा रही एसाइलम, कहीं पे भी इन्होंने नहीं मांगा है, ओके ना। और जमाते इस्लामी तो बिल्कुल भी भारत को आप ये समझिए कि सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सीधा पाकिस्तान का हाथ है। तो एक तरीके से भारत के स्टेक्स बहुत बड़े खतरे में हैं। अब भारत को नए बांग्लादेश से निपटना है, बांग्लादेश को नए भारत को नए बांग्लादेश से देखना है। लेकिन फ्यूचर शायद हो सकता है कि आर्मी जो है, आर्मी अभी थोड़ी पीछे हट गई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, तो 2-3 महीने हो सकता है ऐसे ही रहे, फिर शायद स्टेबिलिटी आए। लेकिन लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आर्मी का कंट्रोल रहा तो दिक्कतें पैदा होंगी, लोगों के लिए ही दिक्कतें पैदा होंगी, और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश इतना ज़्यादा ओपन हो जाएगा, अगर वेस्टर्न और या फिर चाइना के लिए। तो फ्यूचर बहुत अच्छा बांग्लादेश का इस समय नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।